चलने लगा। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल एक मैंने कहा था करने को, वो डिस्कस नहीं हुआ था ना, ऑटम 16 है वो कह रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले ना जरा एक दो एडजस्टमेंट्स खड़का लेते हैं। आप नोट्स पे आए। पेज नंबर 1, पेज 1 नोट्स में पहले ही पेज पे आइए। अगर पी ने एस के शेयर्स सारे के सारे खरीदे और उस एक्विजिशन डेट पे एस की इक्विटी थी 340 और एस के सारे शेयर्स खरीदने के लिए पी ने पैसे दिए 390, तो गुडविल लग रही है बज़ाहिर 50। पेरेंट की अरे बल्कि यहाँ तो मैं वो पूरी नहीं करा सका था। नहीं 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 नहीं, मैंने वो कंप्लीट नहीं की थी ना एडजस्टमेंट डेट। कल मैंने क्या किया है? हाँ 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 हाँ, सॉरी, आपकी पहले पूरी तो करा लूँ। एडजस्टमेंट डेट तो पूरी कर लूँ पहले, फिर बताता हूँ। एडजस्टमेंट डेट बता रहा था और उसमें मैंने कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी बता दिया, शेयर एक्सचेंज भी बता दिया और डेफर्ड भी बता दिया। क्या रह गया? 5 इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर्स। अच्छा, ये अब हम उन लोगों को पैसे फौरन नहीं दे रहे, अपने डिवेंचर इशू करके दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं मिसाल से नहीं, डायरेक्टली आपको एंट्री ही बना देता हूं। पी की बुक्स में मैं आपको ना इन सारी एडजस्टमेंट्स में, ये जो मैं नंबर 8 पढ़ानी शुरू की थी, मैं आपको उसमें कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स नहीं बता रहा। क्या बता रहा हूं उसमें? कि इन ट्रांजैक्शंस का पी की बुक्स में क्या होना चाहिए, ताकि जो सवाल में एरर बताया हो आप उसके मुताबिक उसको हैंडल करें। इसका एस पी की बुक्स में क्या हुआ होगा? एक तो एक्विजिशन डेट पे पी इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा और डिवेंचर्स हो जाएंगे क्रेडिट। किस अमाउंट से? वही जो मैंने कल शेयर्स में बात बताई थी, किस अमाउंट से हमें इन्वेस्टमेंट कितनी कॉस्ट कर रही है। कल शेयर्स में भी बात बताई थी, ये हमें इन्वेस्टमेंट कितनी कॉस्ट कर रही है कि हम जो दे रहे हैं वो कितनी वर्थ का है। तो यहां पर भी वही सेम बात है। इस एंट्री की अमाउंट होगी इनिशियल मेजरमेंट ऑफ डिवेंचर लायबिलिटी एज पर IFRS 9। ये आपने बचपन में पढ़ा था। इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्या पड़ी थी? अगर अमॉर्टाइज कॉस्ट पे है तो उस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस। और फिर एक बात ये बताई थी कि अगर ये नहीं पता कि फेयर वैल्यू क्या है तो बस जितने को इशू कर रहे हैं वही। तो ये वही वाला IFRS 9 वाला रूल है, यानी जितने से हमने IFRS 9 में फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट करनी सीखी है वही इन्वेस्टमेंट डेबिट। और फिर बाद में इन डिवेंचर्स के साथ क्या होगा ये दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं। यानी ये कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं हो रही, यहां पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि पेरेंट ने शेयर्स खरीदते हुए अगर अपने डिवेंचर इशू कर दिए तो पहले दिन इन्वेस्टमेंट डेबिट डिवेंचर्स क्रेडिट और बाद में डिवेंचर्स के साथ क्या होना है जैसे IFRS 9 में होता था। क्या होता था वो? अमॉर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट,
डिबेंचर्स क्रेडिट, और पेमेंट करते हुए डिबेंचर्स डेबिट, कैश क्रेडिट, तो वही है। और लास्ट चीज, एनी अदर एसेट। हमने जिन लोगों से शेयर्स खरीदे उनको कहा कि ये जमीन रख लो हमारी, तो ये मैं आपको मिसाल से ही बता देता हूं। We acquired %70 shares of S against immediate cash payment of ₹25,000, transfer of a land having fair value of ₹15,000 and net book value of ₹11,000। पी ने एस के 70% शेयर्स खरीदे और 25,000 रुपये कैश दे दिया और एक लैंड उनके हवाले कर दी, जिस लैंड की फेयर वैल्यू 15,000 थी, जबकि बुक्स में ये लैंड 11,000 की थी। तो पेरेंट अपनी बुक्स में इस ट्रांजैक्शन की क्या अकाउंटिंग करे? हाँ जी, पेरेंट को ये इन्वेस्टमेंट कितने की कॉस्ट कर रही है? 25,000 प्लस 15 या 11? 15, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट वो कॉस्ट कर रही है कि हमारे पास से क्या जा रहा है, तो हमारे पास से इतना कैश जा रहा है और इतनी वर्थ की जमीन जा रही है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 40 पे। और कैश क्रेडिट 25, लैंड कितने से क्रेडिट? 11 से, तो एंट्री टैली नहीं हुई, तो हमारी लैंड बिक गई 15 में, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 4,000। ये हो गया मोड्स ऑफ कंसिडरेशन। नहीं मिड है ना आपका, तो पूरा वीक ऑफ कर दिया, तो इसीलिए ना कि तैयारी करें आप, तो संडे को नहीं है क्लास। ये मिड में फिर एक्टिविटी कौन सी? क्या एक्टिविटी? नहीं है। अच्छा, मिड के लिए ना पूरी क्लासेस का बोझ छोड़ने का इसलिए बर्दाश्त किया कि आप उसकी अच्छी तैयारी करके दें। IFRS 16, IAS 38, SIC 32। क्या बात? तो तैयारी तो शुरू से करते आ रहे होंगे ना आप। IFRS 9, IAS। अच्छा, वो बल्कि मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, यहाँ वाले ने, पता नहीं, कि FR 1 भी पढ़ रहा हूँ मैं, FR 2 भी पढ़ रहा हूँ, तो दोनों का तो एक ही दिन है। तो वो आप फिर पूछ लें, ये कोऑर्डिनेशन वालों से पूछें जी हमने तो दोनों पेपर देने, तो बंदोबस्त करें, तो करेंगे कुछ ना कोई बंदोबस्त है। क्या बात? टाइमिंग अलग अलग है? चले फिर तो मसला हल है। नहीं तो असल में एक दिन होते हैं कि अलग अलग होते हैं? नहीं तो फिर तो आपको कहना चाहिए कॉलेज वालों को कि मैं तो इसके लिए अलग दिन दें। आप में से जिसका है वो जरूर बात करे जाके, लेकिन ये ना हो कि पेपर ही ना देना और शोर शूट डाल रहा हो जाके। और क्या था? कंसोलिडेशन। अच्छा, मैं चूंकि प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा SOCI की, तो वो नहीं है, ठीक है। SOFP है? नहीं भाई, अभी तो मुश्किल से हमने आधा कोर्स किया है, आधा तकरीबन हो गया है, क्योंकि इसमें से कुछ 30-35 नंबर तो यही हैं। एक IAS 41 भी है छोटा सा, उसकी जगह मैंने ये करा दिया। इस ग्रिड में एक IAS 41 है बायोलॉजिकल एसिड्स, उसकी जगह मैंने ये करा दिया हुआ है। यानी उसकी जगह से मुराद ये है कि अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन कुछ 30-35 नंबर इसके हैं, 18 नंबर इसके हैं, तो 50 प्लस तो हो चुका है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट भी तो आ सकती है, तो तकरीबन आधा हो गया। उसका मुझे नहीं आइडिया, मैंने क्या कहा था?
मुझे नहीं उसका आइडिया, वो पूछ लीजिएगा आप। अच्छा, एक सवाल होमवर्क क्वेश्चन 19 करके आइएगा। और जिनके पास मेरी पुरानी साल वाली वो राइज वाली बुक है तो उसमें 9 था। क्वेश्चन 19 करके आइएगा। तो इतनी देर क्यों लगाते रहते हो यार? अब तो पी ने एस के सारे शेयर्स खरीदे 390 में और उस वक्त एस की इक्विटी थी 340। इस 390 का ब्रेकअप ये पता चला कि पेरेंट ने इन लोगों के साथ जो डील की थी उसके लिए तो 385 तय हुए थे, लेकिन 5 मिलियन इन्होंने अपने ब्रोकर को कमीशन दी जो सारी डील करवा रहा था। जो फाइनेंशियल ब्रोकर था 5 मिलियन उसको दिए मैं। तो ये इस तरह से पेरेंट को 390 कॉस्ट पड़ी है। तो ये जो पेरेंट की जेब से 390 गए हैं, 50 फिर गुडविल के नाम पे। गुडविल के नाम पे कितने? उन लोगों को कितने दिए थे? 385, जबकि पेरेंट की बुक्स में ये 390 शो हो रहा है। तो अगर हमने इसको 390 ही गुडविल की वर्किंग में लिया तो ये गुडविल गलत शो हो जाएगी। तो गुडविल के लिए सही क्या करना चाहिए? इसको 385 करना चाहिए, लेकिन पेरेंट की जेब से तो गए हैं, तो इसको फिर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट का एक्सपेंस समझेंगे। यानी गुडविल की वर्किंग में इसको हटा लेंगे और पेरेंट की रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे। ये पहले पेज पे तकरीबन दरमियान से नीचे एक डब्बा बना हुआ है। नोट्स में पहला पेज, मिड से नीचे एक डब्बा, ये पढ़ लें, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आए, अगले पेज पे एडजस्टमेंट 3 है। ये नोट करना है, कर लें।
चल जल्दी लिखना है यार, तो बताना भी तो सही ना। एडजस्टमेंट 3 पे आए। अच्छा, अब मैं ना ये चलते चलते देख रहा हूँ क्या क्या बीच में रह गया था, तो वो पूरा करा रहा हूं। एडजस्टमेंट 3 क्या थी? हाँ, यूआरपी। पेरेंट ने एस को चीजें बेची 8,000 कॉस्ट वाली और बेच दी 10,000 की। इनमें से एस के स्टॉक में 4,000 की चीजें अब भी पड़ी हुई हैं। एस के स्टॉक में 4,000 की चीजें अब भी हैं। अच्छा, एस के मुताबिक ये उनकी कॉस्ट है ना। देखें इनमें से, अच्छा चलो भाई ये लें 40%। एस के पास अब भी 40% चीजें स्टॉक में मौजूद हैं। एस के लिए तो ये कॉस्ट है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट नहीं है। तभी हम बात करते हैं कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट नहीं है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कितनी? 40% चीजें अब भी स्टॉक में। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कितनी? भाई ग्रुप को तो ये 8,000 कॉस्ट की है ना। फिर से लेक्चर लगाऊं यूआरपी पे। ग्रुप को ये 8,000 की कॉस्ट की है, उनमें से 40% बची हुई है, यानी ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें 4 नहीं 3200 की हैं, लेकिन एस के लिए 4,000 ही हैं। तो हम फिर क्या एडजस्टमेंट करते हैं? इन्वेंट्री में से हम यूआरपी लेस कर देते हैं। कितना? 800। ये है जो अब तक कर रहे थे। कहां कहां ऐड, कहां कहां लेस? सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और इन्वेंट्री में से लेस। हो सकता है कि एस ने इन पड़ी हुई चीजों की जब एनआरवी निकाली हो, क्योंकि वो तो IS2 लगाएगा, तो इन चीजों की एनआरवी आ रही हो 3700, और 37 एनआरवी आने की वजह से तो फिर उसने तो अपनी बुक्स में, हमारा तो मानना यही है कि पी और एस सही बुक्स बना रहे हैं तो हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अगर कोई एरर होगा तो सवाल वाला खुद बताएगा। तो एस ने फिर क्या किया होगा? इसको अपने पास राइट डाउन कर लिया होगा, 300 उसने लॉस चार्ज कर लिया होगा। और आज अब एस की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी आ रही होगी? 3700। क्या अब भी हम लोग ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए यूआरपी की एडजस्टमेंट 800 की करेंगे? क्यों 800 की क्यों नहीं? अगर हमने 800 की एडजस्टमेंट फिर मजीद कर दी ना, तो हम तो उसकी इन्वेंट्री को 2900 तक पहुंचा देंगे, जबकि इससे नीचे थोड़ी जाएगी। तो अब हम यूआरपी की एडजस्टमेंट 800 नहीं करेंगे। कितनी करेंगे? 500 करेंगे। और अगर ये 2700 तक गिर गई होती है एनआरवी, अगर ये एनआरवी 2700 तक गिर गई होती, तो इतनी गिरी हुई है पहले, हम कितना गिराएं इसको? यही क्या? फिर हम यूआरपी का कुछ भी ना करते, हम कोई यूआरपी एडजस्ट ना करते। मजीद क्या कम करें इसको? नहीं, कॉस्ट तो 3200 है ना ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, एनआरवी 2700, तो हम उसको मजीद 27 से नीचे क्यों ले जाएं? दोबारा सुने, अगर एस ने इसको 3700 एनआरवी तक रख लिया होता तो एस ने 300 का लॉस चार्ज कर लिया होता। अब हम ग्रुप नजर से देखेंगे तो एनआरवी 37 है, कॉस्ट 32 है, तो कितनी आनी चाहिए ग्रुप बैलेंस शीट में? ये तो इसलिए हम यूआरपी अब 800 नहीं लेस करेंगे, 500 करेंगे। यहां तक अगर ये एनआरवी 2700 होती तो एस ने यकीनन 1300 का लॉस ऑलरेडी बना लिया होता और वो इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में 2700 पे रखे होता। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री 2700, लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी, तो ये सही है। तो मजीद कितनी यूआरपी एडजस्ट करें? कोई भी नहीं करें। ये मैंने ये ग्रे ग्रे डब्बे के अंदर ये लिखा हुआ, ये एडजस्टमेंट 3 के अंदर मैंने एक डब्बा बना के ना ये बात लिखी हुई है, ये पढ़ लें डब्बा। ग्रे नहीं रहा, वो कॉपी में नहीं रहा गया, मैंने तो ग्रे ही रखा था, इसको ब्लू ब्लू सा रखा था मैंने। अच्छा भाई, जो भी है, पीला है, लाल है, जो भी है, एडजस्टमेंट 4A से जस्ट ऊपर एक डब्बा बनाया है मैंने, है? नहीं देखें, एस ने इस पे IS2 लगा के अपने हिसाब से ठीक कर लिया हुआ है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा तो नहीं इसको कम कर जाएंगे, तो इसलिए जितना वो लॉस पहले ही चार्ज कर चुका, अगर वो इससे ज्यादा है तो बस हम मजीद लॉस नहीं चार्ज करेंगे।
लॉस का कौन सा इम्पैक्ट? तो एस कर चुका है ना, यही तो कह रहा हूं कि एस अपनी बैलेंस शीट में 2700 ला चुका हुआ है। जब इन्वेंट्री में शामिल ही नहीं रहा 800, डबल इफेक्ट होता है ना। हम रिटेन अर्निंग में से इसलिए निकालते हैं क्योंकि बायर के पास अब भी वो एसेट मौजूद है, उसके अंदर प्रॉफिट भरा हुआ है। तो अब जब भरा हुआ इसमें 500 रह गया है, तो फिर हम रिटेन अर्निंग से भी 500 ही निकालेंगे। बताएं, कर देते हैं, ये ले, बताएं क्या करूं। एस ये 1100 एक्सपेंस बना चुका है ना ऑलरेडी, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। 3200 से नीचे होगा तो फिर हम यूआरपी का कुछ नहीं करेंगे। अगर वो 3200 से ऊपर रखे हुए तो फिर जितना ऊपर है बस उतना ही यूआरपी। सेलर का नहीं, आपका मेरे ख्याल में जुमले में ये होना चाहिए था कि हम सेलर के प्रॉफिट में से क्यों ना कम करें। आप कह रहे हैं क्यों कम करें, लें जी 37 कर लेते हैं। तो एस अपनी इन्वेंट्री को 300 राइट डाउन कर चुका। क्या है अब बताएं। हमने मांगेगा नहीं, वो तो मांग चुका है, वो तो ले चुका। मांगना क्या, वो तो ले चुका हुआ है। सेलर ने तो कमा लिया हुआ है। एक का दूसरे से कमाना कोई मसला नहीं है। मसला क्या है कि बायर के पास जो एसेट बचा रह गया और वो ग्रुप बैलेंस शीट में आ रहा है, उसमें प्रॉफिट लोडेड है, ये मसला है। तो जितना प्रॉफिट लोडेड है उतना मसला है। तो अब जब इसमें प्रॉफिट लोडेड ही सिर्फ 500 रह गया है, तो मसला भी सिर्फ 500 रह गया। तो हम वो मसला यहां से भी माइनस कर देंगे, सेलर की रिटेन अर्निंग से भी माइनस कर देंगे। इतनी बड़ी तो एडजस्टमेंट भी नहीं थी ये। ओके अच्छा, ये जो 4A है ना, इसमें मैंने एक डब्बा बनाया हुआ बड़ा सा, एडजस्टमेंट 4A। ये आपके स्कोप की चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना एहतियातन मैंने ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं। ये आप एमसीक्यूज, वैसे कंसोलिडेशन पे एमसीक्यूज आते नहीं थे, लास्ट टाइम एक आ गया, तो इसलिए ना एहतियातन आप इसको एमसीक्यू की हद तक बस याद रख लें। है क्या इस डब्बे के अंदर? हम एस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं। कब, किस दिन की? एक्विजिशन डेट। लेकिन इन आइटम्स की मना की हुई है IFRS 3 ने, इनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं करते। इनमें से आपके सिलेबस की सिर्फ एक ही चीज है, बाकी सब आपके सिलेबस से बाहर है राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ना इसको आप एमसीक्यू की नियत से याद रख लें। फिर भी अगर कर लें तो ठीक है, नहीं तो दफा करें इसको, फाड़ दें इसको। एडजस्टमेंट 4, 5, 6, 7 पे लिख लें। ये बड़ी टेक्निकल एडजस्टमेंट है और बड़ी कमाल एडजस्टमेंट है, लेकिन ये ना अभी करने वाले नहीं है आप लोग। ये IAS 37 के बाद ही समझा सकता हूं मैं। तो एडजस्टमेंट 7 पे लिख लें कि ये मैं IAS 37 के बाद कराऊंगा। हैं जी, बैलेंस शीट बस खत्म आज। हाँ तो वो काफी लेंथी हो गया वो, अब तक इनकम स्टेटमेंट करानी है और एसोसिएट कुछ 5-6 लेक्चर हैं जी। एडजस्टमेंट 7 में आपको IAS 37 के बाद करवाऊंगा, उसके बाद 8 बता दिया। चलें 9 समझ लें। मैं ना अभी आपको एक पास्ट पेपर का फुल फ्लैश सवाल बोर्ड पे फिर खुद सॉल्व कर देता हूं, और फिर इसमें एक तो छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट रह जाएंगी, वो मैं कल समेट दूंगा, वरना सवाल होने से रह जाना है। एडजस्टमेंट 9 समझा रहा हूं। 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22। इस दिन एस की रिटेन अर्निंग्स हैं 48,000। इस दिन एस की रिटेन अर्निंग्स थी 30,000। अगर एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 22 हो तो प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स कितनी? कितनी? अरे मैंने बड़ा आसान सा सवाल पूछा है। 30,000 यार। 1 जनवरी 22 30,000, तो ये तो पूछना भी नहीं था, तो मैंने भी बीच में शुगर लगा लिया। पूछना था अब अगर जिस साल का सवाल है उसी साल में ही कहीं कुछ महीनों पहले खरीदा है,
तो फिर आपको हो सकता है सवाल में ये दो फिगर्स अवेलेबल हो। 1 अगस्त की रिटेन अर्निंग तो नहीं पता। इसका असल हल ये है, असल कि एस की स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाएंगे, स्पेशल इनकम स्टेटमेंट, स्पेशल बैलेंस शीट, तो उस दिन की फिगर्स आ जाएंगी, लेकिन सवाल में थोड़ी बनवाएंगे। तो सवाल में फिर ये अज्यूम करना पड़ता है कि इस पूरे साल में जो कमाया वो हर दिन बराबर कमाया। तो अब हम क्या करें, ये एक्विजिशन डेट है, इस पूरे साल में कितना कमाया, 18,000, इधर कितना और इधर कितना, कितने महीने इधर, 7 महीने, कितना आ गया, और इधर 7,000 7,500। एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग्स कितनी, चाहे इधर से चल लें चाहे इधर से चल लें। अगर इधर से चलें तो 30 प्लस 10 500, और अगर उल्टा चलना है तो 48 माइनस 75। ये एडजस्टमेंट 9 है कि जिस साल का सवाल है उस साल में कुछ महीने पहले ही एसेट खरीद एक्विजिशन हुई थी तो रिटेन अर्निंग में मसला ये आएगा कि आपको उस पॉइंट की रिटेन अर्निंग निकालनी पड़ेगी। तो ये ऐसे ही हो सकता है। है? जी वो भी ऐसे ही। अदर रिजर्व में इतना नहीं है सिंपल, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है वो रिजर्व्स कौन से हैं लेकिन रिटेन अर्निंग में ऐसे ही है। जी ये हो गई बात। यूआरपी की एडजस्टमेंट जैसे पहले होती है वैसे ही होती है, लेकिन अगर बायर ने इसको अपनी बुक्स में एनआरवी तक राइट डाउन कर लिया हुआ है तो वो जितना राइट डाउन कर चुका है उसको यूआरपी की अमाउंट से माइनस करके बाकी यूआरपी एडजस्ट करेंगे, और अगर ये 800 से ही ज्यादा है तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट 9 ओके। एडजस्टमेंट 11 पे आए। एडजस्टमेंट 11, बस ये एक एडजस्टमेंट और देख लें फिर एक सवाल कराता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 11, होशोवास में कह रहा हूं 11। एडजस्टमेंट 11 अच्छा इसमें से आधी बता रहा हूं भी, बाकी आधी जो है वो कल। कंपनी ने एस के शेयर्स खरीदे तो एस ने डिविडेंड भी बांटना होगा, तो जब डिविडेंड बांटेगा तो पेरेंट को भी मिलेगा, पेरेंट के लिए वो डिविडेंड इनकम होगी एस के लिए डिविडेंड एक्सपेंस होगा, है ना, डिविडेंड एक्सपेंस होगा। फिर एस ने वो रिटेन अर्निंग्स बांटी होंगी, तो एस ने अगर 100 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया और पेरेंट के पास 80% शेयर्स हैं, तो पेरेंट को कितना मिलना है, 80 रुपए। अब मैं इस 100 और 80 को बेस बना के ये देखिएगा 11 में मैंने ना वो लिखा हुआ है 11 का एंड, तकरीबन एडजस्टमेंट 11 का तकरीबन एंड, कि एक मिसाल ली है मैंने 100 और 80 रुपए की, और उस पर लिखा हुआ है पेज 413, तो वो 413 नहीं है, बस इन नोट्स का आखिरी पेज है। आए आखिरी पेज पे, इन नोट्स के आखिरी पेज पे आ जाए, नोट्स का सबसे आखिरी पेज, नोट्स का सबसे आखिरी पेज, हाँ यही वाला, बस जो भी है सबसे आखिरी, एक टेबल बनाया हुआ है। अच्छा एस ने
इस रिटेन अर्निंग्स के बांटने को, यानी रिटेन अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट करना है 100, पी ने क्या करना है, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट कितनी 80। अभी तक जितनी कंसोलिडेशन की उसमें यह सीखा कि एक कंपनी का दूसरे से कुछ कमाना कोई मसला नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एक की इनकम है तो दूसरे का एक्सपेंस क्यों है। मसला सिर्फ दो है, पेएबल रिसीवेबल है तो वो मिटा देते हैं, और अगर बायर ने जो चीज खरीदी थी वो उसके एसेट्स में अब भी है तो यूआरपी होता है। अदरवाइज एक दूसरे से कमाना कोई मसला नहीं है। तो एस ने ये अकाउंटिंग की होगी, पी ने ये अकाउंटिंग की होगी। एस ने इसको रिटेन अर्निंग में चार्ज किया होगा, पी ने इसको इनकम बनाई होगी, तो कोई मसला नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इस आखिरी पेज पे मैंने 5 कॉलम बनाए हुए। पहले वाले कॉलम से ऊपर लिखा हुआ है कि एस ने डिविडेंड दे दिया, पी को डिविडेंड मिल गया, तो एस ने ये कर लिया, पी ने ये कर लिया है। क्या नहीं लिखा हुआ? मैंने 5 कॉलम बनाए हुए, उसमें से पहले वाले कॉलम की बात कर रहा हूं। मिल गया? पहला इधर लेफ्ट से शुरू करें ना, मिला कि नहीं? तो पी ने इस कैश को रिसीव करके ये अकाउंटिंग कर ली, एस ने ये अकाउंटिंग कर ली, किसी ने कोई कुछ एडजस्ट नहीं करना। लेकिन अगर डिविडेंड अभी तक मिला नहीं है तो एस ने इसका मतलब है कि पेएबल बनाया हुआ है, और पी ने, अब इसमें से इंटर कंपनी कितना है, 80 या 100? 80। तो उस 80 का क्या करें, रिसीवेबल में से भी माइनस और पेएबल में से भी माइनस। ये दूसरा कॉलम है। ये दूसरा कॉलम है। और तीसरा चौथा पांचवा कॉलम ये है कि इनमें से अगर किसी एक ने या दोनों ने अकाउंटिंग नहीं की हुई तो पहले वो अकाउंटिंग कर ली, फिर उसके बाद रिसीवेबल पेएबल में से 80 माइनस कर दें। ये पांचों कॉलम हो गए। अच्छा, ऑटम 16 से पहले एक सवाल करा देता हूं, वो फिर ऑटम 16 मनहूस फिर रह जाएगा। तो एक सवाल तो करें ना, आप पढ़ लें स्प्रिंग 18, करता हूं बोर्ड पे, बस देखें 20-25 मिनट के अंदर अंदर सवाल होगा पूरा। स्प्रिंग 18 है, देखते हैं। स्प्रिंग 18, ये क्वेश्चन होगा मेरा ख्याल है कि 10, क्वेश्चन 10। स्प्रिंग 2018, जैस्मीन लिमिटेड, पेज 27, पेज 27 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं पूरा सवाल, मैं बोर्ड पे करता हूं। अच्छा, स्प्रिंग 18 के बाद देखें कोई पास पेपर का सवाल है? नहीं है। तो क्या ये सवाल आना बंद हो गए? नहीं, वो कुछ सवाल एसओसीआई में है और वहां भी स्प्रिंग 19 के बाद कोई नहीं है, तो बाकी किधर गए? ऑटम 19 से एसोसिएट सिलेबस में ऐड हो गया था, तो ऑटम 19 ऑनवर्ड सारे पास पेपर के सवाल एसोसिएट वाले चैप्टर में डले हुए हैं। हाँ, अब एसोसिएट आता है। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि सब बेकार है, नहीं। एसोसिएट का सवाल यही होता है, एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा होती है एसोसिएट की बस, यानी एसोसिएट की जस्ट एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, सवाल के अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है बस, बाकी सब सब्सिडरी पेरेंट का सवाल होता है। स्प्रिंग 18 पढ़ ले, सवाल मैं करता हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया। तो सवाल सॉल्व करने के लिए मैंने मशवरा यह दिया था कि सारा जो है ना मैदान खोल लें। अच्छा, आपको इसमें जो ऑटम 16 में मसले हैं ना, वो ये भी हो सकता है कि इस सवाल को सॉल्व करते हुए वो हो जाए रिजॉल्व, इसलिए मैं पहले ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। हैं जी, वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। हैं जी, पढ़नी है वो या उनके लिए पूछ रहे हो? हाँ तो कोई बात नहीं, वो बर्दाश्त कर लेंगे आप लोगों की खातिर। कंसोलिडेटेड दिसंबर 31, 2017। नॉन करंट एसेट्स, हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स में क्या है? पीपीई कितना? 880 प्लस 330, और क्या है? इंटेंजिबल हैं 40 प्लस 50, और क्या है? इन्वेस्टमेंट एक ही है ना, तो उसको तो यहां रहने देते हैं। और लोन टू, अच्छा ये भी वैसे तो खत्म ही हो जाना है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लिखें यहां, क्योंकि जब आप यहां लिखेंगे ना तो ही फिर प्लस माइनस की एडजस्टमेंट्स टैली होंगी आपसे, वरना वो मिस हो जाती हैं। कितना? 120। और क्या है? करंट एसेट्स, तो हो सकता है सवाल में कोई नया नॉन करंट आ जाए तो कोई 2-3 लाइनें छोड़ लें। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या है? यानी सिर्फ करंट एसेट्स ही हैं, तो करंट एसेट्स और 6 40 प्लस 3 4 5। शेयर कैपिटल, अच्छा इस सवाल में ना मुझे पता है इसलिए मैं सीधा ही आगे लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं गुडविल की वर्किंग में बताता हूं जो बात मुझे पहले ही पता है। कितना है? 700। प्रीमियम भी है 240, और रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 2, और एनसीआई, अरे हौसला, एनसीआई, और नॉन करंट लायबिलिटी है कोई? हाँ जी, लोन फ्रॉम एसएल कितनी? 96, और है कुछ? फिर भी 2-3 लाइनें छोड़ लें, हो सकता है कोई नहीं आए। करंट लायबिलिटीज जी, करंट लायबिलिटीज कितनी? 324 23। ये हो गई एसओएफपी की चीजें। गुडविल, रिटेन्ड अर्निंग्स, जेएल की रिटेन अर्निंग्स,
720 और SL की रिटेन अर्निंग्स 410। चलें, ये हो गया जी मैदान तैयार, अब खेलते हैं। यहां तक पहुंचे जल्दी जल्दी फिर। बहुत स्लो है भाई। मैंने भी तो लिखा ही है, मैंने कौन सा पहले का लिखा हुआ है? मैंने क्या तो लिखा तो अभी है ना, कितने सालों से करा रहा, तो लिखा तो अभी है ना। है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। चले भाई, गुडविल इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1, पी ने एस के शेयर्स खरीदे 75% और उसके लिए एक तो अपने 10 मिलियन शेयर इशू किए और कैश भी पे किया। तो जो अपने शेयर्स इशू किए 24, तो ये उस वक्त की मार्केट वैल्यू ही होगी यकीनन। अच्छा, ये वो है जो मैंने कल जब सवाल करा रहा था शेयर वाला, तो उसमें 2400 कैलकुलेट करने पड़े थे ना, ये उसने खुद ही दे दिए। ये उसने खुद ही बता दिया कि हमें अपने कितने इशू करने पड़े, वरना शायद वो कहता कि एस के 75% शेयर्स खरीदे अगेंस्ट शेयर एक्सचेंज ऑफ 243, तो उसने खुद ही 10 मिलियन बता दिए कि 10 मिलियन शेयर अपने इशू किए, 10 मिलियन जेएल्स शेयर्स। अच्छा, वो हाँ कल ना किसी बच्चे ने पूछा था क्लास के बाद, तो बाकियों से भी शेयर कर लेता हूं। ये जो पेरेंट ने 10 मिलियन शेयर इशू किए हैं, ये मार्केट से बाकियों से खरीद के दे दिए, अपने मजीद नए इशू किए हैं, अपने नए मजीद इशू किए हैं, ठीक है, और शेयर इशू हुए हैं। तो पेरेंट ने ये 10 मिलियन शेयर्स 24 का एक, ये बन गया 240, और कैश कितना दिया है जी 280। हम जरूर लिख लेते, लेकिन इसके अंदर 10 किस चीज की मिलावट है? ये वो प्रोफेशनल फीस दी है हमने ब्रोकर को, तो हम यहां पर नहीं 280 लिख सकते, यहां लिखेंगे 270, और इस 10 का क्या करें, ये यहां एक्सपेंस चार्ज होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी यहां पर आएगी, ठीक है, वहां से निकाल के यहां पर एक्सपेंस बनेगा। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है या प्रोपोर्शनेट पे है? पॉइंट नंबर 3, एनसीआई की आ गई फेयर वैल्यू। हमने तो उसके खरीद लिए 75% शेयर्स, एनसीआई के पास कितने छोड़ दिए? 25%। कितने बने? एस के शेयर्स हैं ही कितने? 20 मिलियन, 200 मिलियन कैपिटल दिया हुआ है, 10 का एक है 20। तो एनसीआई के पास कितने रह गए? 5 मिलियन इनटू 36 या 40, क्योंकि हमने ये गुडविल की वर्किंग एक्विजिशन डेट की करनी होती है, तो 40 का कोई काम नहीं है। 180 लेस उस वक्त के नेट एसेट्स, कैपिटल कितना? 200, प्रीमियम नहीं दिया हुआ, रिटेन अर्निंग्स नहीं दी हुई, वर्किंग
1.1। अच्छा, अब ये जो बात बताने लगा हूं ना, ये उम्मीद है कि ऑटम 16 वाला जो मसला होगा जिसको भी, वो भी ऐसे ही हल हो जाएगा। अच्छा, वो जो मैं उसमें बात करने लगा था, ये जो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये पेरेंट अपनी बुक्स में सही रिकॉर्ड कर चुका है, ये कैसे पता? ना अज्यूम नहीं। ध्यान से है जी, मेरा सवाल ही नहीं सुना। ये जब आपको मैं ये कैश और डेफर्ड पेमेंट और कंटीजेंट कंसिडरेशन और शेयर एक्सचेंज पढ़ा रहा था, तो मैंने ये कहा था कि हम पढ़ रहे हैं सही अकाउंटिंग होनी क्या चाहिए। सवाल वाले ने कोई ना कोई एरर बताया होगा, तो अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि पी ने ये अपनी बुक्स में सही रिकॉर्ड किया हुआ था या कोई एरर किया था, कैसे पता? 520 तो अच्छा, एक जवाब तो इसका ये है कि पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेएल्स बुक्स, तो रिकॉर्ड है तो बुक्स में है ना, तो उसने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। दूसरा जवाब, आपको ना ये सवाल में ढूंढना पड़ सकता है, आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसएल कितनी नजर आ रही है? 520, तो वो देखना ऐसे ही बनेगी, 280 प्लस 240, 520। इसका मतलब है कि ये दोनों उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा, अगर सवाल में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एस 280 लिखा आ रहा होता, बस 280 लिखा आ रहा होता, तो इसका मतलब है उसने इसकी अकाउंटिंग नहीं की, तो हम करते। अब जब हम करते तो फिर मैं यहां पर इधर ब्रैकेट में पहले 700 लिखता, यहां 240 लिखता, इधर 100 ऐड करता, इधर 140 ऐड करता। ये क्या कर दिया मैंने? अगर पेरेंट ने इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ना की होती तो फिर अब हम कर देते इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। 10 मिलियन शेयर्स, 10 रुपए इधर, ऊपर वाला 14 इधर। तो चूंकि पेरेंट ने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की हुई है, तो इसलिए ये 700 और 240 मैंने आगे ही लिख लिया था। ओके, अच्छा घड़ी को ना देखिएगा, सवाल नहीं समझ आता फिर, कोई बात नहीं। इसके बाद क्लास है कोई आपकी? कॉस्ट के अलावा? कॉस्ट के अलावा कौन सी क्लास? नहीं है ना? ऑडिट वो तो अगली टाइम में। अच्छा ठीक। रिटेन अर्निंग्स एक्विजिशन डेट की दी हुई है, एक्विजिशन डेट क्या है सवाल में? 1 जनवरी 17। आपको सवाल में रिटेन अर्निंग्स एक्विजिशन डेट की नहीं दी हुई, तो उल्टा चल लेते हैं। आपको क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग्स दी हुई है ईयर एंड की, जो कि बैलेंस शीट में नजर आ रही है, कितनी? 410। ये कैसे बनी होगी? 17 का ओपनिंग होगा, उसमें पैट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड माइनस हुआ होगा, तो ये बना होगा। तो इस साल का पैट कितना, ये आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, 60। फिर एसएल ने इस साल डिविडेंड भी दिया, लास्ट पॉइंट 10% यानी 20। तो यहां से उल्टा है, अरे पे नहीं हुआ तो जब डिक्लेयर होता है ना, तो तब एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, तो रिटेन अर्निंग हो जाती है डेबिट। एफआर 1 में चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा होगा, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो फिर रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, तो ये रिटेन अर्निंग्स ही बना रहा हूं मैं, तो वो तो हुई होगी डेबिट। तो अब यहां से उल्टा चलने, 370, ये एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग है। ऑटम 16 में भी ये ऐसा ही पॉइंट था। हाँ 2 साल तक जाना था, लेकिन करना यही था। उसमें 15 का डिविडेंड रिकॉर्ड हुआ था, 16 का 17 में जाना था, तो वो सवाल में रेलिवेंट ही नहीं था, क्योंकि वो 16 का फाइनल था, फाइनल फॉर 2016, तो वो तो होना ही 17 में जाके था, तो इसलिए उसको सवाल में इग्नोर किया था। जो 15 का इंटरम था वो 15 में ही होना था। उसमें ना सवाल में 30 जून 16 से हमने उल्टा चल के 1 जुलाई 14 तक पहुंचना था, तो 2016 2015, 15 वाला इंटरम डिविडेंड इधर आएगा, 16 का तो इंटरम था ही नहीं, फाइनल था, वो तो अगले साल चला जाएगा, तो इसलिए उसका कुछ भी नहीं करना था। क्या बनी रिटेन अर्निंग्स? 370। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट 1,
0.3। अच्छा ये मैं कर रहा हूं सवाल, वो उनको रहने दें बाहर खड़ा, उनके नसीब में यही है। 0.1 और 0.3 डन। सबसे बात कर रहा हूं, लार्ज शर्ट वाले भी और किसी और कलर की शर्ट वाले भी, सबसे बात कर रहा हूं। क्या बताया ये है? कुछ समझ नहीं आ रही। 370 कहां से आया? ठीक, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट 2, एक्विजिशन डेट पे सारा कुछ सब ठीक था सिवाय एक ब्रांड के जिसकी बुक वैल्यू थी 25 जबकि फेयर वैल्यू थी 40। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ब्रांड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा ये वो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नहीं है, ये उसकी बुक्स में था तभी तो कैरिंग अमाउंट आ रही है 25। तो क्या बनी? 15 यहां ऐड और पीपी में ऐड, इंटेंजिबल्स में ऐड। और 5 साल का क्या करें? अब इस पे एमोर्टाइजेशन चार्ज होगी, प्री एक्विजिशन 370, इस पे अब एक्स्ट्रा एमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। कितनी, कैसे? हाँ जी 15। कितना अर्सा गुजर गया? 1 साल। तो बस 1 साल की एमोर्टाइजेशन चार्ज हो जाएगी 3, यहां से लेस और ये यहां से लेस। ओके नहीं? ओके। अब इसका अगला सेंटेंस बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट जी। इसी पॉइंट का लास्ट सेंटेंस बताने लगा, इसी पॉइंट का लास्ट सेंटेंस बता रहा हूं, इजाजत है? नहीं? यही वाला पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, पॉइंट 2 चल रहा है अभी। पॉइंट नंबर 2 में इस ब्रांड की बताई हुई है रिकवरेबल अमाउंट। तो क्यों बताई हुई है? इंपेयरमेंट टेस्ट। तो क्या पता एस ने ऑलरेडी कर लिया हो, हैं? अगर क्या पता एस ने कर लिया हो ऑलरेडी। हाँ नहीं तो एस ने नहीं किया होगा, एस ने किया होगा लेकिन फिर भी एहतियातन चेक कर लेते हैं। एस और ग्रुप, ये पॉइंट बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट। 1 जनवरी 17 को इस ब्रांड की एस की बुक्स में क्या वैल्यू थी? 25। और रिकवरेबल कब की है? तो फिर उसको हमें पहले एमोर्टाइज करके एंड तक लाना पड़ेगा। एस ने कितना एमोर्टाइज किया होता? रिमेनिंग लाइफ 5 रहती थी, तो 5 20 पे आ गया होता, और 31 दिसंबर को ही इसकी रिकवरेबल 28 है, तो एस को किसी लॉस के चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब जब ग्रुप का चश्मा लगाएंगे तो ग्रुप को कुछ ज्यादा दिख रहा है। ग्रुप को ये कितना दिख रहा है? 40। ग्रुप को ये कितना दिख रहा है? 3 एक जज्बाती आंसर है, 8 दिख रहा है। अरे तभी तो एक्स्ट्रा 3 हुई है। ग्रुप को ये कितना दिख रहा है? और ग्रुप को जब 28 ही दिख रहा है तो 4 का लॉस है। तो 4 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज होगा। यहां से लेस और यहां से लेस। अच्छा इसीलिए ना ये नहीं बताया हुआ था कि एस ने किया है कि नहीं किया, इसलिए नहीं बताया था कि एस का बनता ही नहीं है। अगर एस का भी बनता होता, मिसाल के तौर पे ये 18 होता,
तो फिर ये बात बताई होती कि एस ने अकाउंट फॉर किया है कि नहीं किया, फिर ये बताया होता। और अगर एस ने अकाउंट फॉर किया होता तो फिर हम 12 और कर देते। और अगर सवाल वाला कहता कि एस को ये समझ नहीं आया, उसने किया ही नहीं, तो फिर हम पूरा 14 करते। तो इसलिए एस के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि उसका बनता कोई नहीं है। वो इतना टाइम हो गया, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 2 डन है, बाकी अभी नहीं 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 अभी अभी अभी। पॉइंट नंबर 1 2 3 डन। पॉइंट 4 भी डन। 4 कहां डन? पॉइंट 5 ये ऑटम 16 में ही शायद ये भी एक मसला होगा, बिल्कुल वैसा सही है ये। पॉइंट नंबर 5 समझा रहा हूं, जिन्होंने ऑटम 16 किया है तो उनको ऐसा मसला उसमें भी पूछना होगा, तो इसके जवाब में उसका जवाब भी इंशाल्लाह आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, ये जो लोन एसएल ने जेएल को दिया हुआ है, ये अब नहीं दिया, ये कब दिया था? 1 जुलाई 17 को दिया था। और तय ये हुआ था कि हर ईयर पैसे वापस होते जाएंगे। नहीं, पता नहीं, इतना लंबा तो बातें तय नहीं की थी, लेकिन हमें ये जो कहानी पता चल रही है ना कि 30 मिलियन के चेक भेजा और इसके साथ लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग, तो उसके अलावा भी कुछ है, प्रिंसिपल भी होगा। तो जो पैसे भेजे हैं उसमें इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है। ऐसा एक पॉइंट ना पहले भी किसी क्वेश्चन में किया हुआ है। तो जब ये जेल पैसे भेज रहा होगा तो उसने एंट्री कर दी होगी 30 कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट बनाया होगा 6 महीनों का ना, 120 का लोन था, 6 महीने का कितना इंटरेस्ट बना होगा? 6। तो बाकी फिर यकीनन इसने प्रिंसिपल पे ऑफ किया होगा 24। तो जेएल ने ये पैसे भेजे होंगे और एंट्री कर ली होगी, लेकिन ये पैसे ईयर एंड तक रास्ते में थे, तो अब पहुंचा लेते हैं। क्या एंट्री कर लें? कैश डेबिट, और एसएल ने इंटरेस्ट इनकम नहीं बनाई, अब कर लेते हैं। और लोन क्रेडिट, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और इस एंट्री करने के बाद अब ये देखें दोनों टैली कर गए, ये 96 और ये 96, तो इस 96 को उड़ा देते हैं। तो ऑटम 16 में एक मसला ये होता है कॉम को, तो अब अगर देखेंगे तो वो हो गया हल। एंट्री दोबारा बता दूं, जिसको पैसे नहीं पहुंचे पहुंचा लेते हैं, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और लोन क्रेडिट। 30 6 24, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और लोन क्रेडिट। अब ये 96 रह गया, ये 96 है, एलिमिनेट। पॉइंट नंबर 6, बस थोड़ा सा रह गया। पॉइंट नंबर 6, मशीन बेची, यूआरपी आ गया, तो मशीन का यूआरपी कितना प्रॉफिट कमाया मशीन बेच के? 12 का। और यूआरपी बनाते होते हैं हम इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं, कब से कब तक? जब बेची थी, तो कितना अर्सा गुजर गया? 1 मई से आगे चले ना, पीछे नहीं, आगे 8 महीने। और टोटल लाइफ कितनी? तो ये बात ठीक है? नहीं ठीक है, समझ नहीं आई। 2 साल रिमेनिंग है, तो 24 महीने, उसमें से 8 गुजर गए। 4।
तो यूआरपी कितना बन गया? 8। क्या करें इसका? सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस। सेलर कौन है? अच्छा, वो भी एसएल ही है। यहां से लेस और पीपीई में से लेस। मशीन का यूआरपी। लेकिन एक जुमला इसमें भी बड़ा ही खूबसूरत है, नो पेमेंट हैज येट बीन मेड। नहीं, अब नहीं कर लेते, उधार पे बेचा है। तो जब उधार पे बेचा है तो फिर एक के रिसीवेबल में आ रहा होगा और एक के पेबल में आ रहा होगा, तो दोनों जगह से उड़ा देते हैं। कितना? 52, 52। क्यों 52? 52 का बेचा है तो उधार पे बेचा है, तो एक के रिसीवेबल में आ रहा है, एक के पेबल में से आ रहा है, दोनों में से उड़ा दिया। ये हो गया 0.6। है बस सिर्फ 2 पॉइंट रहेगा। पॉइंट नंबर 7। अरे तो बच्चों वाला पॉइंट है 0.7। गुड्स का यूआरपी है। नहीं, इधर ही गुड्स का यूआरपी। कौन सेलर है? चलो जेएल में भी आया कुछ, यहां बड़ा बड़ा सा ब्रैकेट बना लेता हूं फिर मैं, इतनी सारी जगह है। यूआरपी गुड्स पे कितने की चीजें बेची थी? 2। कितनी रह गई हैं? कितना कमाया था? 20। मार्कअप है। जी 25 यहां से लेस और इन्वेंट्री से लेस। लास्ट पॉइंट ये क्या बना? 5। इंपेयरमेंट तो नहीं है। लास्ट पॉइंट है क्या? हुआ लास्ट पॉइंट, एस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि ईयर एंड तक पे नहीं हुआ था, और दोनों ने इसको ठीक ठीक रिकॉर्ड किया है, तो दोनों के पेएबल रिसीवेबल में से उड़ा देते हैं। कितना? इंटर कंपनी, तो इंटर कंपनी उड़ाना है, तो एस ने टोटल डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया? 10%, यानी 20 मिलियन। उसमें से इंटर कंपनी कितना है? 15। तो 15 डिविडेंड रिसीवेबल में से भी उड़ा दिया और डिविडेंड पेएबल में से भी उड़ा दिया। 15 कहां से आया? ये हम पूछते हैं मकड़ी से, और मकड़ी ने कहा कि 20 मिलियन डिविडेंड है, उसमें से 75% इंटर कंपनी है। और ये सारे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे तो इंशाल्लाह टैली होगा सब। ये एस की रिटेन अर्निंग बनेगी जो कि मुझे याद है 31 बनती है, और 75% ले लें तो ये बनती है 23 पॉइंट। पक्की बात है 23.25। ये आ जाएगी ग्रुप की रिटेन अर्निंग्स, और एनसीआई की वर्किंग बन जाएगी फेयर वैल्यू 180, रिटेन अर्निंग्स 31 का 25%। ले जी, बस ये इतनी सी बात थी। होमवर्क बता दिया। क्वेश्चन 19 ये भी कर लेना दोबारा, लेकिन क्वेश्चन 19 कल बैलेंस शीट की ना एक दो छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स और समेट के, तो मैं फिर कल इनकम स्टेटमेंट कराता हूं। चले ठीक है जी, हैं? हाँ वो बच्चे बाहर खड़े हैं, जा यार जा, बस जाए।
ठीक है सुहेल, अल्लाह हाफ़िज़।